प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। अपना प्रकरण है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बारे में बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं में भी सीखा था, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं, आपदा का मतलब होता है विपत्ति, परेशानी, कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट, और ये प्रकृति द्वारा भी प्रदत्त होता है और मानव निर्मित द्वारा भी प्रदत्त होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग आपदा क्या है, आपदाओं के प्रकार क्या है, आपदाओं का स्वरूप तथा विस्तार, आपदाओं के परिणाम, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना, आपदा प्रबंधन और अभिरूप अध्ययन, ये सब चीजें इस पाठ में आपको सिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपका प्रकरण है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये देखिए आपदा प्रबंधन। बच्चों हमारे आसपास अनेक प्रकार की घटनाएं हमेशा, चाहे प्रकृति द्वारा हो चाहे मानव निर्मित हो, घटित होती रहती है। प्राकृतिक दुर्घटना, बम विस्फोट हो जाता है, कारखानों में रासायनिक दुर्घटना हो जाती है, यात्रा और भीड़ वाली जगहों पर होने वाली भगदड़ हो जाती है, दंगा हो जाती है। ये जो घटनाएं होती हैं मानव निर्मित भी आपदाएं होती रहती हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, बहुत बड़े पैमाने पर जीवित और आर्थिक दोनों हानियां होती हैं। तो आपदा प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि सुनियोजित संगठनात्मक कृति एवं समन्वय द्वारा कार्रवाई करने की एकत्रित क्रिया, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या बातें ध्यान दी जाती हैं आपदा प्रबंधन में? आपदाओं के कारण होने वाली हानि तथा खतरे को प्रतिबंधित करना, परिस्थिति की समझ एवं सामना करने की क्षमता विकसित करना, आपदा निवारण करना, खतरे का स्वरूप तथा व्याप्ति कम करना, आपदा का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी करना, आपदा या संकट के समय तत्काल कृति करना, आपदाओं के कारण हुई हानि एवं उनकी तीव्रता का अनुमान लगाना, बचाव एवं मदद कार्य करना। और जैसे आप जानते हैं भूकंप आ गया, वो भी एक प्राकृतिक आपदा है, तो घर सब नष्ट हो जाते हैं, उसका पुनर्वसन अथवा पुनः निर्माण करना। सबसे पहले बच्चों आपदा में जो जख्मी हुए रहते हैं उनके उपचार के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। सबसे बड़ा उद्देश्य आपदा प्रबंधन का, प्रथमोपचार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि प्राण हानि टालना, कि मृत्यु से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सेहत अगर अधिक खराब है तो उसे रोका जा सके। पुनः लाभ की प्रक्रिया की शुरुआत करें, माने प्रथमोपचार जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है वो सबके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। लेकिन बच्चों आजकल ऐसा होता है, जैसे सड़क आपदा हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोग देखते हैं लोग क्या करते हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, लोग सेल्फी खींचना चालू कर देते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। तो ऐसी धारणाएं गलत होती है बच्चों।
उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी जख्मी हुआ है उसको फर्स्ट एड मतलब प्रथमोपचार के उपरांत जल्दी से जल्दी उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, जिससे उसकी जान माल की सुरक्षा हो सके। प्रथमोपचार में बच्चों आप लोगों ने देखा था क्या करते थे हम, श्वसन मार्ग बराबर है, एयरवे बराबर है कि नहीं, श्वासोच्छ्वास बराबर चल रही है कि नहीं, उसका ब्लड सर्कुलेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, या खून निकल रहा है तो उसको हम रोके, हड्डियां अस्थि भंग हो गया है या वो जल गया है, आग लगने पर झुलस गया है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है उसको हम फर्स्ट एड के द्वारा देते हैं। तो बच्चों आपदा जो है, डिजास्टर जो है वो आपदा देखिए, डिजास्टर पर्यावरण में अपने आसपास बहुत सारे भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें ही आपदा कहते हैं। पर्यावरण में बहुत कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं घटित होते हैं, उन्हें हम डिजास्टर बोलते हैं। नदियों में जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, नदियों में आने वाली बाढ़, सूखा, गीला अकाल, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, यह कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाएं हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, केवल सावधानी बरत करके हम जान माल की जोखिम को बचा सकते हैं। यह मानव पर आने वाली अचानक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं के कारण पर्यावरण में होता क्या है बच्चों, एकाएक आकस्मिक परिवर्तन होते हैं तथा इन विध्वंसक घटनाओं से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। आजकल बच्चों पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करके मानव अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाकर उसका उपयोग अपने आराम के लिए, ऐशो आराम के लिए करता है, तो उससे भी पर्यावरण को हानि होती है। ऐसी घटनाओं को जो मानव डिस्टर्ब करता है प्रकृति को और घटनाएं घटित होती हैं, उसको हम मानव निर्मित घटनाएं कहते हैं। तो समझ लीजिए बच्चों कि ये घटना जो होती है प्रमुख रूप से आगे हम आपको बताएंगे कि दो प्रकार की होती है। एक तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त घटनाएं और दूसरी मानव निर्मित घटनाएं। एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा अर्थात ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जन हानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है, ऐसी परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है। अचानक और प्रचंड, ये शब्द आपदा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपदाएं बताकर नहीं आती बच्चों, हम सोए रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, कभी भी घटित हो सकती हैं। इनका अनुमान भी लगाना पहले के समय में असंभव था, लेकिन अपना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो बहुत सारे ऐसे यंत्रों का उपयोग हुआ है कि जिसके द्वारा घटनाएं घटित होने से पहले, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घटित होने से पहले मालूम हो जाती हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। कुछ घटनाएं इस प्रकार की भी होती है जिसका हम अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्राणी अपने पर्यावरण में ऐसे जैसे अनुभव कर लेते हैं। जैसे समुद्र में अगर तूफान कोई आना होता है तो वहाँ की जो जानवर पशु पक्षी होते हैं वो वहाँ से हटना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही आभास हो जाता है।
तो जब घटनाएं बच्चों घटित होती हैं तो इसका परिणाम वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कानूनी और प्रशासकीय ऐसे सभी क्षेत्रों में होता है। जिस क्षेत्र में आपदाएं आती हैं वहां का जनजीवन तहस नहस हो जाता है। आपदाग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं उनको जन धन और अन्य प्रकार की भी हानि होती है। जो आपदाएं बच्चों संकट आता है, कुछ आपदाएं अल्पकालिक होती है, माने कुछ थोड़े समय के लिए होती हैं, कुछ दीर्घकालिक होती है, ज्यादा समय के लिए होती हैं। प्रत्येक आपदा के घटित होने का कारण भी एक जैसा नहीं होता है बच्चों, सब अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। पर्यावरण पर आपदाओं का निश्चित कौन से घटकों पर अधिक परिणाम होने वाला है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपदाओं के स्वरूप पर डिपेंड करता है। आपदाओं के स्वरूप पर डिपेंड करता है। तो आपदाओं के प्रकार जो होते हैं बच्चों, मुख्य रूप से जो हमने सीखा है वो दो रूप है। कौन कौन से ये देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। मानव निर्मित आपदा, ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। इनमें अचानक तथा प्रचंड ये शब्द महत्वपूर्ण है। आपदाएं आकस्मिक रूप से आती है, इसी कारण उसका पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मानव निर्मित, पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए करते समय भी पर्यावरण को हानि पहुंचती है। इसी से अचानक व मानव को अनजान ऐसी कुछ आपदाएं घटित होती हैं। ये दो प्रकार हैं। लेकिन आगे चल कर के बच्चों हमने आपको अल्पकालिक आपदाओं के बताया था, दो दीर्घकालिक भी आपदाओं के बारे में वर्णन किया था। बच्चों आपदाओं को कई प्रकार से अलग किया गया है। जैसे आपदाएं हमने कहा कि तूफान आता है, उड़ीसा का चक्री तूफान, गुजरात का प्रलयकारी भूकंप, लातूर का भूकंप तथा निरंतर रूप से आंध्र के तट पर हर साल मंडराने वाले चक्री तूफान से इन कारणों के कारण वहां का जो परिसर है उसमें भयंकर तहलका मचाता है। परिणाम स्वरूप आपदाएं घटनाओं के पश्चात उसका जो दुष्परिणाम होता है वो गंभीर होता है। अकाल पड़ता है, बाढ़ के कारण भी अकाल होता है, सूखा के कारण भी अकाल होता है, फसलों का नुकसान होता है, कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है, बढ़ने वाला समुद्री तूफान है, बंजर है, रेगिस्तान भूमि है, ये सभी जो है आपदाएं हैं बच्चों। जो भी कुछ प्रकृति हो चाहे मानव निर्मित हो, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है वो आपदाओं के ही प्रकार है। तो आगे चल करके आपदाओं के प्रकार को हम तीन भागों में बांटते हैं। इसको आपदाओं के प्रकार को देखिए तीन भाग हैं। एक हो गया भूभौतिक, जियोफिजिकल, दूसरा हो गया जैविक और तीसरा हो गया मानव निर्मित। भूभौतिक और जैविक। भूभौतिक में भी दो प्रकार है। भूभौतिक के भी दो प्रकार है बच्चों। भूभौतिक के दो प्रकारों में एक पहला प्रकार है भूवैज्ञानिक व भूगर्भीय, दूसरा है मौसम विभाग, वातावरणीय और खगोल शास्त्री। दूसरा क्या है? मौसम विभाग, वातावरणीय और खगोल शास्त्री। अब भूवैज्ञानिक भूगर्भीय में कौन कौन से आते हैं इसको हम आपको अलग अलग करके बताते हैं। जैसे भूवैज्ञानिक भूगर्भीय में भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी,
भूप्रपात, भूमिपात, भूप्रक्षोभ, प्रस्तरभंग, विदारण, धूप, क्षारीकरण और जल प्रलय, ये सब बच्चों भूवैज्ञानिक व भूगर्भी के उदाहरण हैं। मौसम विभाग, वातावरणीय खगोल शास्त्री, इसके क्या क्या उदाहरण है? गर्म व शीत लहर, बर्फीले तूफान, बर्फ वृष्टि, चक्री तूफान, ओले, अवर्षण, अकाल, बाढ़, उल्कापात, सूर्य पर स्थित दाग और उनकी संख्या में परिवर्तन इत्यादि, ये मौसम विभाग वातावरणीय खगोल शास्त्री के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जैसे भूभौतिकी के दो भाग किए गए, दोनों के हमने उदाहरण बताया, उसी प्रकार से जैविक, जिसको बायोलॉजिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल। इसके भी दो प्रकार है, एक है वनस्पति जन्य, दूसरा है प्राणी जन्य। दूसरा क्या है बच्चों? प्राणी जन्य। तो वनस्पति जन्य के उदाहरण क्या क्या है? वनस्पति जन्य में जैसे जंगल में आग लग जाती है, कवक जन्य रोग, प्रसारण, फफोला, तड़ फैलाव, जलपर्णी, घास, ये सब जो होते हैं, ये सब वनस्पति जन्य उदाहरण है। प्राणी जन्य में क्या क्या आता है? संसर्गजन्य विषाणु, जीवाणु, हैजा, विषम ज्वर, पीलिया, प्लेग, रोग जंतु, कीटक, विषैले प्राणीजन्य, दंड, टिड्डी दल आक्रमण, जंगली और जानवर का हमला, ये बायोलॉजिकल है। प्राणीजन्य में अपना ये भी आता है बच्चों, अभी कोरोना फैला हुआ है, ये प्राणीजन्य द्वारा फैलता है, ये भी प्राणीजन्य में आता है। इसके बाद ये दो प्रकार आप लोगों ने देखा, भूभौतिकी के दो प्रकार, जैविक के दो प्रकार। इसी प्रकार से मानव निर्मित के भी दो प्रकार है बच्चों, अनाकलनी और हेतु पुष्कर, हेतु पुरुष सर, ये भी दो उदाहरण है इसके, जैसे विषैली गैस का रिसाव हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया, अनियोजित क्रिया अपघात हो गया, और इसमें है युद्ध। अब ये हेतु पुरस्कार मैंने युद्ध, आग, बम विस्फोट, जबरदस्ती किए स्थलांतर, दहशतवाद, बलात्कार और बाल मजदूर, ये सब क्या है? हेतु पुरस्कार है। तो बच्चों हम लोगों ने आपदा के बारे में, आपदाओं के प्रकार के बारे में, भूभौतिक के प्रकार, जैविक के प्रकार और मानव निर्मित प्रकार की आपदाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, इन आपदाओं का परिणाम क्या होता है? आपदाओं का परिणाम, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। आपदाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। जैसे अगर बाढ़ आती है तो क्या आता है बच्चों? जब ज्यादा पानी होता है तो सड़कें कट जाती हैं, सड़कें बह जाती हैं, रेलवे की लाइन बह जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और नदियों पर बने हुए पुल टूट जाते हैं। नदियों के किनारे बसे हुए गांवों में, जहां पर आपने बंबई में भी देखा, जब बाढ़ आती है तो घरों में पानी घुस जाता है, उसका बुरा प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले उसका बुरा प्रभाव मानव पर, जानवरों पर, पशु पक्षियों पर, सब पर पड़ता है। तो भोजन की कमी का निर्माण हो जाता है बच्चों। अगर भूकंप आया है, अपने घर देखिए, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप, घर का तहस नहस हो जाता है, जमीनों में दरार पड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे परिणाम हमको दिखाई देते हैं। अगर आग लग जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? घर की सारी चीजें जल जाती है, उसमें जल करके नष्ट हो जाती है। तो आपदाओं का हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है बच्चों, पर्यावरण पर भी उसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है।
परंतु ये आपदाएं निश्चित कौन से स्वरूप की होती हैं? तो बच्चों, जब समस्याएं आनी होती हैं तो उसमें थोड़ा सा पहले प्राकृतिक बदलाव होता है, लेकिन हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते। जैसा हमने कहा कि समुद्रों में जब कुछ सुनामी वगैरह जैसे आना होता है तो हम तो नहीं अनुभव कर पाते, लेकिन जो वहाँ के अगल बगल के जानवर रहते हैं उनको अनुभव हो जाता है और वह जगह छोड़ करके वो कुछ दूर चले जाते हैं। कुछ आपदाएं हमने कहा आती हैं तो बहुत समय तक रहती है, कुछ कम समय तक रहती है। तो बच्चों, आपदा जो है जब आती है तो देश की अर्थव्यवस्था, वित्त व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाती है। जैसे जो बंदरगाह बने हैं, ट्रांसपोर्ट आने जाने का सामान रहता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं और उसको फिर से पुनर्वसन करने में बहुत समय भी लगता है, बहुत जनधन की हानि होती है। तो आपदाओं का सामाजिक नेतृत्व पर भी परिणाम, जो भी आपदा आती है उसको जो स्थानिक नेतृत्व होता है वहां के लोगों के भी पर प्रभाव पड़ता है। उनके कार्यालय, उनके कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब बच्चों, कोई भी आपदा आवे उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो जो भी व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए आपदाओं से निपटने के लिए आजकल सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। उसके लिए वित्त व्यवस्था से लेकर उसका निवारण जल्द से जल्द किस प्रकार से किया जाए, ये सारी व्यवस्थाओं का सरकारों ने निर्धारण किया है। तो बच्चों, आपदा का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, हम एक चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे कि आपदा से क्या क्या होता है। आपदा आने पर सभी के दिलो दिमाग पर विशेष असर होता है। क्या करें क्या न करें, बहुत सारे लोग परेशानियों में फंस जाते हैं। ये देखिए, आपदा है, डिजास्टर जिसको बोलते हैं आपदा। बच्चों, जब आपदा आती है तो ऐसा नहीं है, इसका असर सब पर पड़ता है। तो बच्चों, इसका सबसे पहले मेन मकसद क्या है? आपदा आती है तो सबसे पहले हमें जीवन रक्षण करना चाहिए। माने सबसे पहले हम उसको चिकित्सा कैसे प्रदान करते हैं, घायल व्यक्ति को, जख्मी व्यक्ति को, उसको हम कैसे बचाएं। सबसे पहले हम प्रथमोपचार के बाद उसको हम अस्पताल ले जाएं। मृत्यु होने से उसको हम, आपदाग्रस्त जो हैं उसको हम बचा सकें। तो आपदा काल में प्रशासकीय कठिनाइयां निर्मित होती हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्थानों को आपदाओं के कारण हानि पहुंचे तो उसके अनुसार उसके अंतर्गत अन्य विभाग भी इन आपदाओं के सक्षम रूप से सामना नहीं कर सकते हैं। व्यवस्थापिका है, ये देखिए, काम काज पर तनाव पड़ना, यातायात संचार व्यवस्था का टूट जाना, सुख सुविधा की कमी होना। तो प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय, पर्यावरण पर इमारतों की हानि होना या पूर्णतः गिर जाना, जल स्रोतों का सूखना, पानी दूषित होना, मनुष्य या प्राणियों के मृत शरीर सड़ने से वातावरण दुर्गंधी युक्त और प्रदूषित होना। तो आपदा का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। सामाजिक में आपदाओं का सामाजिक नेतृत्व पर परिणाम, अर्थात किसी आपदा में स्थानिक नेतृत्व प्रभावी नहीं है तो वहाँ के नागरिक दिशा विहीन हो जाते हैं। जैसा आप देते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वहाँ पर सरकार
कि मनुष्य आदमी तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो पहले पहुंचते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। इसका परिणाम उनके कार्यालय के कामकाज भी पड़ता है। वित्तीय व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर अचानक निधि खर्च होना, विकास के अन्य घटकों पर धन की कमी का निर्माण होना, उत्पादन में कमी आना। तो बच्चों, आपदाओं का प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल एक क्षेत्र पर ही पड़ता है। आपदाओं का प्रभाव हर क्षेत्रों पर पड़ता है। कहने का अर्थ है, अगर आपदा आती है तो उसका प्रभाव सब लोगों को भुगतना पड़ता है, कुछ भी हो, चाहे छोटी आपदा हो चाहे बड़ी आपदा हो। आपदाओं का स्वरूप और विस्तार अलग अलग होता है। सभी घटनाएं घटित होने के अलग अलग साधन है, नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। तो हम उस पर विचार करते हैं कि आपदाओं के विस्तार पर विचार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या है? तो हम सबसे पहले विचार करते हैं कि आपदा के पहले का समय, प्री डिजास्टर फेज कैसा था, वार्निंग फेज कैसा था, संकेत क्या आ रहे थे। हमने कहा ना कि जब कुछ भी प्रकृति में परिवर्तन होता है तो कुछ संकेत हमको मिल जाते हैं। इमरजेंसी फेज, आपातकालीन काल। फिर आता है रिहैबिलिटेशन फेज, पुनर्वसन काल। रिकवरी फेज, प्रतिशोधन का काल। और पुनः निर्माण का काल, रिकंस्ट्रक्शन फेज। तो बच्चों, ये आपदाओं का स्वरूप और विस्तार 6 प्रकार से बताया गया है। और इन 6 प्रकारों का आपदाओं के पहले का समय क्या था और वहां तक फिर लाने के लिए हमें बीच में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो आपदाओं के स्वरूप और विस्तार का पूर्णतः विचार किया जाए तो आम आदमी की दृष्टि से आपदाओं के 3 भाग इसमें बहुत ही संवेदनशील होते हैं। कौन कौन से? आपातकालीन काल जब आता है, स्थिति, आपातकालीन स्थिति जब आ जाती है तो उस समय परिस्थिति बहुत ही नाजुक होती है। और वह जब संक्रमण अवस्था में हो जाते हैं और पुनर्निर्माण अवस्था, ये 3 स्थिति जो होती है आपदाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है बच्चों। तो ये 3 स्थितियां क्या क्या है, ये 3 स्थितियां क्या क्या है, इस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। आपदाओं के 3 भाग सबसे संवेदनशील होते हैं। वो क्या है? आपातकालीन स्थिति, फेस ऑफ इमरजेंसी। फेस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा वेग से काम करके, प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों का प्राण बचा सकते हैं। उसमें हम बचाव कार्य, चिकित्सीय मदद, प्रथमोपचार, संपर्क और संचार व्यवस्था पूर्ववत करना, खतरे वाले क्षेत्र से नागरिकों का स्थलांतर करना, ऐसी अन्य कृतियों की अपेक्षा होती है। और इसी समय हमें आपदाओं का अनुमान लगाया जाता है। दूसरी जो स्थिति है वो संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशनल फेज बच्चों। जैसे अभी कोरोना काल में हुआ था, जब स्थिति आपातकालीन स्थिति आई, एकाएक कोरोना दूसरों देशों से अपने देश में आ गया, तो उसके लिए जो भी करना था लॉकडाउन कर दिया गया तुरंत, कि हम लोग अगर जीवित रहेंगे तो आगे कुछ कर सकेंगे, जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो क्या कर सकेंगे। तो संक्रमण अवस्था में क्या करते हैं कि संक्रमण कम से कम हो, आपदा का निवारण का या पुनर्वसन का कार्य किया जाता है। जैसे ढेर को हिलाना, पानी के नल ठीक करना, रास्तों को दुरुस्ती करना। अगर बाढ़ से सब खतरा आया है या भूकंप से आया है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हम पूर्व स्थिति में जल्दी से जल्दी कैसे आए, उन योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है।
उद्योग धंधे आमदनी के जो साधन हैं उसको उपलब्ध करने के लिए और मानसिक परेशानियां कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस दृष्टि से हम काम करते हैं। तीसरा जो है पुनर्निर्माण अवस्था, रिकंस्ट्रक्शन फेज। यह अवस्था जो होती है बच्चों बहुत कठिन होती है, क्योंकि उनकी शुरुआत संक्रमण अवस्था से ही होती है। इस काल में नागरिक अपनी इमारत का पुनर्निर्माण करता है, रास्ते, जल संसाधनों की व्यवस्था आदि शुरू कर देता है। कृषि व्यवसाय पूर्ववत शुरू होता है, फिर भी पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए काफी समय लगता है बच्चों। अभी जैसे हमने कहा कोरोना काल था, अब अपनी अर्थव्यवस्था आम आदमी सबको रोजगार मिल सके, 1 साल से लगभग लॉकडाउन शुरू है, 10 महीने हो गए, 11 महीने, तो पूर्व अवस्था लाने में बच्चों बहुत समय लगता है। वही होता है पुनर्निर्माण अवस्था, रिकंस्ट्रक्शन फेज, कि सभी कारखाने अच्छी तरह से चले, सब लोगों को काम अच्छे से मिले, आर्थिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था अच्छी हो जाए, ग्रोथ जो है अपने देश की अच्छी हो, वो सब करने में थोड़ा समय लगेगा। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो अनेक वर्षों में पुरानी समस्याओं से ने उग्र रूप धारण करने की शुरुआत की, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या बच्चों, पॉपुलेशन, उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं। इसके कारण जब जनसंख्या बढ़ी है तो उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, और जब आवश्यकता बढ़ेगी तो उसके निर्माण होने के लिए बहुत सारी समस्याएं आएगी, उसका स्वरूप और भी गंभीर अवस्था में होगा। जैसे दूसरा जब महायुद्ध हुआ था तो उसके बाद बहुत सारी आपदाएं बढ़ी थी, सामाजिक विषमता, वित्तीय विषमता, आनुवंशिक तथा धार्मिक प्रथा, ऐसे अनेक कारणों से देश में अशांति का वातावरण निर्माण होता है। आतंकवाद, अपहरण, सामाजिक संघर्ष, ये घटनाएं अब निरंतर घटित होती रहती है बच्चों। आए दिन आप टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं कि कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसी देश में होती है, सभी विकसित देशों में अनेक घातक रसायनों का उत्पादन करने अथवा उपयोग करने के लिए मना किया गया है कि आप रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करें, परमाणु बम का उपयोग न करें, परंतु उन्हें विषैले या मनुष्य के विनाश का कारण होने वाले रसायनों का उत्पादन विकसित तथा अविकसित देशों में खुलेआम किया जाता है। तो बच्चों उसका दुष्परिणाम अपने लोगों पर ही पड़ता है। जितना भी टेक्नोलॉजी है आगे, जिससे हम सुरक्षा पाते हैं, उसी से हमारी परेशानी भी बढ़ती है। तो बच्चों, तो हम लोगों ने आपदा के बारे में, उससे बचाव के बारे में, आपदा का स्वरूप और उसका विस्तार कैसा है, इन सब बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम अगली वीडियो में, दूसरे वाले वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा आघात के पश्चात का प्रबंधन, आपातकालीन नियोजन चक्र के कुछ भाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संरचना, जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण, जिला निहाय आपदा नियंत्रण कक्ष, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।